हेलो गाइस, वेलकम टू इजी विजी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो वेलकम आपका हमारे जो जर्नल साइंस के लेक्चर 2 में। ठीक है, जर्नल साइंस के लेक्चर 2 में। तो पहला लेक्चर थोड़ा मैंने बनाया था मोशन के ऊपर, मेजरमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्योंकि शुरू शुरू में बना रहा हूँ गाइस, तो थोड़ा सीखता रहता हूँ इसके साथ से। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए, जर्नल साइंस के आज लेक्चर 2 में गाइस हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही सिंपल वे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेशर। ठीक है, कि यार प्रेशर क्या होता है। भाई सभी बोलते हैं प्रेशर है मेरे पे बहुत, भाई प्रेशर है मेरे पे बहुत। तो होता क्या है प्रेशर गाइस? तो चलो फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं प्रेशर क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में समझते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या होता है। तो जो ऐसे प्रेशर है बंधु को, भाई वो प्रेशर अलग अलग प्रकार का होता है, वो आप समझ सकते हैं, जो लोकल भाषा में होता है। लेकिन जो फिजिक्स में होता है उसको समझने में थोड़ा इशू होता है, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो गाइस व्हाट इज प्रेशर? ओके, प्रेशर क्या होता है, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। तो देखो यार, प्रेशर क्या होता है एक्चुअली में, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, फोर्स हमने पढ़ा था होता है पुश एंड पुल। क्या होता है? पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे जो है अगर हम उसको धक्का दे रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश एंड पुल। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे उसको फोर्स। अब ये फोर्स जो है ना, मान लो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक बॉडी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक बॉडी है, एक डब्बा है। और ये बंदा जो है ये यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ धक्का लगा रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, मान लो बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है। तो अब इस जगह पे, इस इतने सारे एरिया में कितना ताकत लग रही है, इस एरिया में कितनी ताकत लग रही है, यहाँ पे इस जगह पे कितनी ताकत लग रही है। तो ऐसे इसके अलग अलग एरिया पे जब हम देखते हैं कि कितनी ताकत लग रही है, तो उस चीज़ को गाइस प्रेशर कहते हैं। ओके, प्रेशर। तो जब फोर्स को हम जो है एरिया के हिसाब से देखते हैं, जब देखते हैं कि कौन से एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। क्या? दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या? समझ में आया कि नहीं? चलो यार एक और एग्जांपल है, जैसे ये दीवार है, तो भाई चलो दीवार पे लात मारते, कुछ लोगों को खुजली होती है। ठीक है, मार ली लात, चलो ये मैंने मारी है। अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लात मार दी। तो कहाँ पे इसने लात मारी? इस जगह पे। तो प्रेशर कहाँ लग रहा है भाई? इस जगह पे प्रेशर लग रहा है, इस जगह पे फोर्स लग रही है। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया लिया हमने, ये पर यूनिट, एक यूनिट एरिया लिया इस पूरे के पूरे, इस पूरी की पूरी वॉल का एक स्पेशल यूनिट ऑफ एरिया जो लिया हमने। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिट में डिवाइड है, ये भाग अलग अलग यूनिट है इसके। लेकिन हमने इस वक्त कौन सा यूनिट लिया जहाँ पे इसने टांग मारी? ये वाला यूनिट, दिस यूनिट। तो दिस यूनिट जो है, ये यूनिट जो है कुछ भी हो सकता है। तो एरिया आपको पता ही, एरिया के क्या क्या यूनिट होते हैं गाइस। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया कहते हैं। और एरिया का यूनिट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम मैथ में पढ़ेंगे इसको। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है, दैट इज, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर वॉल्यूम हुआ तो हाइट भी होती है। ठीक है, सो इसका यूनिट क्या होता है? हाइट जो वो वॉल्यूम हो जाता है, एरिया का होता है लेंथ टू ब्रेथ, और ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, या ऐसे कुछ भी आप जो है, ये इसके अलग अलग यूनिट होते हैं। तो खैर इसको छोड़िए आप, हमारा मेन जो मोटिव है समझना वो ये है कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर, जब हम किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए फोर्स देखते हैं कि इस जगह पे कितनी फोर्स लग रही है, तो वो सिंपली क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो फोर्स ही प्रेशर है, तो मतलब फोर्स ही, पहली बात तो फोर्स ही प्रेशर है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने गाइस, इसको लिखना है प्रेशर। फोर्स ही हमारा प्रेशर है, जितनी ताकत लग रहे हैं उतना ही प्रेशर लगेगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको नोट डाउन करनी है, वो ये है कि भाई साहब, जितना ज़्यादा कम एरिया होगा, जितना ज़्यादा कम एरिया होगा, उतना ज़्यादा फोर्स उस पर क्या है, वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मैंने एक डब्बा लिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं इस पर ताकत लगा रहा हूँ, कुछ इधर 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 ताकत लगा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे फोर्स क्या हो गई गाइज, यहाँ पे फोर्स हो गई डिवाइड। तो जब फोर्स यहाँ पे डिवाइड होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इस किसी भी एरिया में, अगर यहाँ पे आप प्रेशर नोट डाउन करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह भी फोर्स क्या होगी, डिवाइड। मगर
अगर मैं ये सारी की सारी ताकत एक जगह में लगाता इस जगह में, तो इस जगह में प्रेशर क्या हो जाता, प्रेशर इस जगह में हाई हो जाता। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अपोजिट, कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है कि अगर ये बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगी, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, ये लिख लेना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से समझो कि अगर एरिया बढ़ाओगे आप, एरिया जैसे हमने इधर बढ़ाया, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर जो हमारा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है प्रेशर का फार्मूला लेते गए जो फिजिक्स में आता है, और प्रेशर का फार्मूला क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। दैट इज, इसको क्या लिखेंगे हम, दैट इज फोर्स, इसको नोट डाउन कीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, कि हर एक यूनिट ऑफ एरिया में, पर यूनिट का क्या मतलब होता है कि हर एक यूनिट, जैसे उसको डिवाइड कर देंगे हम मल्टीपल यूनिट में। ठीक है, ये कह देंगे 1 मीटर, ये कह देंगे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस वाले 1 मीटर में कितना ज़्यादा फोर्स लग रही है वो हमारा प्रेशर है, कितनी फोर्स लग रही है वो हमारा क्या है, उस एरिया का प्रेशर, उस एरिया पे प्रेशर है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया है। 2 बातें यहाँ में समझ में आ गई आपको। नोट डाउन कीजिए एक पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये नोट डाउन कीजिए कि अगर आप एरिया जो है वो बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। क्या उल्टा, एरिया अगर आप कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट समझ में आया, ओके। सो दिस इज़ व्हाट हम जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मोर एवर अगर दूसरी चीज़ देखनी है कि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा अगर आपकी फोर्स जो है वो बढ़ेगी, अगर आप ताकत ज़्यादा लगाओ तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो फोर्स जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे जो है एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है गाइस, ओके। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, और वो चीज़ क्या है कि देखिए जब कोई भी एक चीज़ आप लेते हैं जो नुकीली होती है, ओके, क्या होती है, नुकीली, पीछे से कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, और आगे से नुकीली। तो अब ये नुकीली चीज़ से आप देख रहे हैं कि कैसे आप किसी भी एक लकड़ी में अगर आप इसको होल बनाना चाहेंगे तो क्या होता है, ये आगे 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 होल बनाता है, और पीछे से ये बाकी की लकड़ी, जैसे वो हम लोग गिरमिट कहते हैं, आप पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, जब एक लकड़ी में होल बनाते हैं तो वो एक लोहे की चीज़ होती है जो आगे से क्या होती है, बिल्कुल नुकीली। तो क्योंकि उसका एरिया जो होता है, दैट इज़ एरिया इसका कम होता है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ लकड़ी में होल हो जाता है, ठीक है, ईजिली। तो दैट मीन्स कि जितना एरिया कम होगा, दिस मीन्स वहाँ पे फोर्स क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। सो दिस इज क्लियर गाइस। इसी कंसेप्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह पे ये कंसेप्ट जो है ये काम आता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में, हर जगह आपको जो है ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास लैंड, चलो हम अपनी ज़मीन जो है, अपना जो है प्यारी धरती बनाते हैं, ये हमारी धरती है, ओके, ये हमारी क्या है, धरती। अब इस धरती के इर्द गिर्द आपको पता है क्या है, हमारे पास गैस, हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारी की सारी गैसेज जो है, बहुत ज़्यादा गैसेज जो हैं वो इसके क्या है, इसमें अवेलेबल। तो जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे अलग लेयर होगी, फिर यहाँ पे अलग लेयर होगी, ठीक है, फिर यहाँ पे अलग लेयर होगी, और इन सब का अलग अलग नाम है, जैसे लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, अलग अलग नाम है, ये इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे हम। लेकिन ये काफ़ी हाइट तक जो है ये फैली हुई, तो इसका कुछ वज़न है, ओके, इसका कुछ क्या है, वेट है, कुछ वेट है इसका। और ऊपर से ज़मीन जो है, धरती, इस पर क्या लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे इस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो अब मान लो आपको कि ये यहाँ पे हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगी, जैसे कि हमारा कोई बॉक्स है, तो क्या हो रहा है कि इस बॉक्स के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, हवा है बहुत सारी, और
ज़मीन जो है इस हवा को अपनी तरफ खींच रही है, तो ज़मीन जो इस हवा को इसकी तरफ खींच रही है, तो सारा का सारा वेट, सारा का सारा फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, इस डब्बे पे भी लग रहा है। तो इस डब्बे पे भी क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, इस डब्बे के एरिया पे भी प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है। तो मतलब इस पे प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। किसकी वजह से, ड्यू टू हमारे जो गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे क्या है, गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है कि ये ऑलवेज फील करते हैं अर्थ की तरफ, जो है ये चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी की थोड़ी अर्थ की तरफ जो है ये चीज़ें दबी हुई रहती हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अब आप कहोगे यार कि ओके ठीक है, ऐसे प्रेशर लगता है अगर, ठीक है, तो हम लोगों को क्यों नहीं भाई कोई इफेक्ट पड़ता, जैसे कि हम अगर खड़े हैं यहाँ पे तो हमें क्यों नहीं प्रेशर का इफेक्ट पड़ा। तो गाइस बिल्कुल ये सही बात है, प्रेशर का इफेक्ट हमें पड़ता है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल इन्वायरमेंट है। जब आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, जैसे कि मून पे जाएंगे या फिर मार्स पे जाएंगे, किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, कहीं पे ज़्यादा हो, तो आपको वहाँ पे फील होगा कि प्रेशर की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ तो बॉडी क्रश होने लग जाएगी, ओके, या तो आपको जो है बॉडी वो स्वेलिंग होने लग जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे इफेक्ट होते हैं, अलग अलग इफेक्ट होते हैं जब प्रेशर में चेंजेस आती हैं। मगर यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग का नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरी बात यह है कि हमारी बॉडी में भी सेम जो है वो गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो गैसेस एटमॉस्फेयर में है वो हमारी बॉडी में भी गैसेस प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर भी हमारा जो अंदर बॉडी के प्रेशर है, जितना प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर है उतना ही प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर भी है। तो ये प्रेशर जो है बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि बॉडी का प्रेशर और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है उसमें कुछ गड़बड़ होगी, ऊपर या नीचे होगा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को भी इफेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है गाइस। सो मुझे लगता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्लियर है, ठीक है। क्या होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एग्जर्ट मतलब डालना, कौन एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक तो हमारे ग्रेविटी तो लगा रही है, लेकिन ऊपर से ये गैसेस का वेट जो है, और ये गैसेस जो है ये किसकी तरफ, नीचे अर्थ की तरफ जो है, ये अर्थ जो है इनको अपनी तरफ खींचती रह रही है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे एक तो हमें ग्रेविटी खींच रही है, दूसरी ये ऊपर से दबा रहे हैं हमें, ऊपर इसकी फोर्स लग रही है ऊपर से, जो गैसेस हमारे ऊपर है, जैसे कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का वजन हो, तो इसकी वजह से भी क्या है, प्रेशर जो है वो। तो कोई भी आइटम अगर आप बाहर देखते हैं, चाहे वो टेबल हो या कोई भी ऐसी आइटम हो, ठीक है, जिसके अंदर गैसेज नहीं है, उन सब पे भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लग रहा होता है, ठीक है गाइस। सो एटमॉस्फेयर आर एयर, ठीक है गाइस। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी है, जो ताकत उस हवा पे लग रही है, वही ग्रेविटी जो है वो हमारी क्या कर रही है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, ठीक है। सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि एक फिनोमिना होता है जो आपने आई थिंक कभी देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वाल होती है और एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं शक्कर, ठीक है। अब वो कैसा होता है शक्कर, वो कुछ ऐसी शेप का होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे ऐसी शेप का होता है। तो जब इसको क्या करते हैं, जब इसको वॉल के साथ चिपकाते हैं, इसको ज़ोर से जब हम चिपकाते हैं वॉल के साथ, तो ये क्या होता है, ये वॉल के साथ चिपक जाता है, ठीक है, ये वॉल के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि वॉल के साथ चिपक जाता है, ना तो इसमें कोई मैग्नेट है, ना तो इसमें कुछ है, तो ये वॉल के साथ चिपकता है क्या। तो एक्चुअली में क्या होता है गाइस कि जब हम इसको जो है वॉल के साथ चिपकाते हैं, तो क्या होता है कि ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है ऐसे, और इसके अंदर की जितनी भी हवा होती है, जितनी भी एयर होती है, वो सारी की सारी एयर क्या है वो बाहर निकल जाती है। तो अब इसके अंदर जो है वो कोई भी एयर नहीं बची। तो मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, लेकिन बाहर जो है इसकी सराउंडिंग में वो क्या है, एयर है। तो उसके प्रेशर, उस एयर के प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, ये इसके साथ चिपक जाता है। तो अब जब आपको इसको निकालना है, तो आपकी जो फोर्स, आपको ताकत है, वो इतनी फोर्स चाहिए, वो फोर्स जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। वो ताकत क्या होनी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको जो है इस दीवार से निकाल के बाहर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक गाइस कि आपको जो है ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी हुई है गाइस,
एक एग्जांपल दी हुई है कि कितनी जो है वो नंबर्स में कि कितनी जो है वो हमारे पास प्रेशर लगता है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू एयर, हवा की वजह से जो फोर्स लगती है एक चीज़ में, जिसकी हाइट जो है ठीक है, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी हाइट कितनी होगी, जितना कि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि कितनी हाइट है हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारी ज़मीन से ऊपर तक कितनी हवा है, तो ये इसकी एटमॉस्फेयर की हाइट होगी। तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर की जितनी इसकी हाइट है, और एरिया कितना है इस चीज़ का, एरिया इन्होंने दे के रखा है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो एटमॉस्फेयर के जितनी इसकी जो है हाइट है, और एरिया इस आइटम का कितना है, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो इस पे कितनी, ठीक है, इस पे कितनी ज़्यादा फोर्स है ग्रेविटी लगेगी, इस पे कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, इस पे कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, एयर की वजह से। तो वो जो है इसका मास भी अगर आप ले लोगे, इसका मास भी चाहिए लगभग 225 kg इसका, मान लो इसका क्या है, मास। ठीक है, इस मास और वेट में क्या डिफरेंस होगा ये भी हम आगे देखेंगे, समझेंगे। तो इसका मास जो है यहीं पे समझ लेते हो। देखो गाइस, मास क्या होता है, सिर्फ बॉडी का जो एक्चुअल बॉडी का जो वजन होगा वो उसको हम कह लेंगे मास, ठीक है। लेकिन उस बॉडी पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर कितनी ग्रेविटी, 9.8, ठीक है, 9.8 समथिंग जो होता है वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ये जो होती है ये इस पे एक्ट कर रही होती है। जब इसको भी हम नोट डाउन में लाते हैं कि ग्रेविटी इसको कितना दबा रही नीचे, इसके ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसको क्या कहते हैं, वेट। तो जब हम ग्रेविटी को भी नोट में लाते हैं तो तब हो जाता है वेट, और बिना ग्रेविटी के अगर हम किसी बॉडी को ऐसे देखें तो वो क्या हो जाएगा, मास, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एरिया इतना है इसका, मास इसका इतना है, ठीक है, और हाइट कितनी है, जितना एटमॉस्फेयर है। तो इस पर कितना ज़्यादा फोर्स लगेगी एयर की वजह से, तो भाई दैट विल बी इक्वल टू 2250 न्यूटन, ठीक है, जो लगभग किसके इक्वल होगी, लगभग ये ग्रेविटी, जो फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगती है उसी के जितनी है बराबर होती है। तो मतलब क्या है कि जो फोर्स एयर एक उस आर्टिकल पे, एक डब्बे पे लगा रही है, वो फोर्स किसके इक्वल है, जितनी की हमारी ग्रेविटी है अर्थ की, जितनी की हमारी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी भी इज अ फोर्स, ग्रेविटी इज आल्सो अ फोर्स। तो जितनी ज़्यादा फोर्स जो है जितनी अर्थ की फोर्स है उस डब्बे पे, उतनी ही फोर्स जो है वो किसकी है, हमारे एयर की। समझ में आ रहा है गाइस, इसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। आपको सिंपली एक चीज़ समझना था, वो था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो मैंने बता दिया, प्रेशर क्या होता है जो मैंने बता दिया। तो यही चीज़ें आपको जो है मेनली समझनी थी, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट आपको जो है वो समझ में आना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेशर एंड व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो है वो ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ अबाउट फ्रिक्शन, कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या चीज़ है भाई, फ्रिक्शन क्या बला है। तो यार ये फिज़िक्स में कुछ कंसेप्ट है छोटे छोटे, ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है गाइस कि क्योंकि आपको आपके आसपास की चीज़ें जो है वो पता हो कि ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो इससे क्या है, आप एक रीजनेबल आपके अंदर जो है सोच बनती है, ठीक है, एक वे ऑफ थिंकिंग इज़ रीजनेबल, एंड आप लोग डेवलप करते हैं एक ऐसा इंसान जो कि मैक्सिमम चीज़ों को जानता है। सो वो क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। जब आपको चीज़ें पता हो रही हैं कि क्यों हो रही हैं, वाई थिंग्स आर हैपनिंग, तो तब आप डिसीजन जो हैं वो भी उसी तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से लेते हैं। लेकिन आपको जब पता नहीं होता तो आप क्या है, मैनी बैड डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, ठीक है, जो आपको जो है क्या करते हैं, आपके लाइफ को वेस्ट करते हैं, आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो भाई इसके बारे में शायद मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है।
सो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा क्या करती है, अपोजिट में लगती है इन टर्म ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है कि ये आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, इस बॉक्स को आप क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स आपकी, मतलब जो आप फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स मतलब कि जो आप फोर्स, जो आप ताकत लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, आप इसको इधर के धक्का लगा रहे हैं। मगर फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो क्या करेगी कि जो इसके अपोजिट में लगेगी, ये नेचर में ऑलवेज होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी फोर्स होगी जो क्या करेगी, इस तरफ, इस डब्बे को इस तरफ खींचेगी। आप इधर के लिए घुमा रहे हैं लेकिन ये इसको इस तरफ खींच रही है। तो ये होती क्यों है, वाई, फ्रिक्शन क्यों होती है भैया। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो अपोज करती है रेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट एंड अपोजिंग, ठीक है। जब ये कांटेक्ट में, मानने की बात ये है गाइस, समझने की बात ये है कि देखो यहाँ पे ये बॉक्स है, ये है बॉडी नंबर 1। अब इस बॉक्स को आप किसी पे धक्का दे रहे हैं तो कोई दूसरी आइटम है जिस पे ये रखा हुआ है, तो ये है बॉडी नंबर 2। यहाँ तो ये ज़मीन होगी, यहाँ तो ये फ्लोर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब क्या है कि आप इसको यहाँ से यहाँ के लिए धक्का दे रहे हैं, तो अब क्या है, इस वाले फ्लोर में कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी। इरेगुलरिटीज़ क्या होगी भैया, तो इरेगुलरिटीज़ का मानना है जब हम जूम करेंगे मानो, तो इसमें क्या होगा, इस तरह की इरेगुलर, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होगी, ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस नहीं होगी, बिल्कुल ही इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा बहुत ये होल्स बने होंगे या कुछ ऐसा होगा, कहीं पे होल्स होंगे, कहीं पे जो है ऊपर के लिए मटेरियल होगा, तो इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो अब क्या, ऊपर वाला जो मटेरियल होगा मान लो वो ऐसा है, ठीक है, वो क्या है, ये ऐसा मटेरियल है नीचे वाला। तो अब क्या होगा, जब ये मटेरियल इसके टच में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फंस जाएगा, एक तरह से ट्रैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो ये आइटम क्या है, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब आप जितना इधर की तरफ धक्का दे रहे हो, ये चिपकने की वजह से क्या हो रहा है, इसको हमेशा ये अपोज कर रहा है, आपको इधर के लिए जो है वो धक्का लगेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग। तो दो बॉडीज में क्या होता है, इरेगुलरिटीज होता है, इरेगुलरिटीज, ठीक है, क्या होंगी इनमें, इरेगुलरिटीज मैंने आपको बता दिया। रेगुलरिटीज हो गया अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी, ये भी बिल्कुल फ्लैट, ये भी बिल्कुल फ्लैट, है ना, तो वो हो गया रेगुलर सरफेस, दैट विल बी रेगुलर। मगर ये जो है, जब इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो क्या हो जाता है कि वो सरफेस जो है एक दूसरे से चिपक जाती हैं, वो चिपकने की वजह से वो मूव नहीं करती हैं, फिर आपको धक्का और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ताकि आप इनको इंटरलॉकिंग को जो है वो इंटरलॉकिंग को तोड़ सको, इंटरलॉकिंग खोल सको, और ये इस चीज़ को जो है सरफेस के ऊपर इस बॉक्स को मूव कर सको। तो इसको कहते हैं एक फ्रिक्शनल फोर्स, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया गाइस। सो एक यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए एक फैक्ट, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस करके जो है इसको नोट डाउन कर देना। स्प्रिंग बैलेंस करके एक चीज़ आती है जो क्या करती है, एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा लिया। सो गाइज अब यहाँ पे समझते हैं कि अलग अलग टाइप की फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। सो मान लो कि ये बॉक्स जो है ये पहले से ही रेस्ट में है, पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इस सरफेस के क्या होगा, टच में होगा, इसके साथ चिपक गया होगा। तो अब आपको जो फोर्स लगानी पड़ती, ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव फ्रॉम द रेस्ट, इसको कहते हैं इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या है, ये हमारी कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब एक बॉक्स जो है वो किसी सरफेस पे या फिर कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जब उसको शुरू में आपको धक्का लगाना पड़ता है तो वो जो फोर्स, वो जो आपको पावर, वो जो फोर्स लगानी है आपको, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे क्या होता है कि मान लो कि ये आइटम पहले से ही मूव कर रही है, ठीक है, ये आइटम क्या कर रही है, पहले से ही इस सरफेस पे पहले से ही मूव कर रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको जो फोर्स लगानी है ताकि इसको ये मूव करते रहे, ऐसा नहीं कि कहीं जाके रुक जाए,
वो फोर्स जो लगानी है आपने ताकि ये मूव करते रहे ऐसे ही, क्योंकि ये इधर जैसे आएगा फिर इंटरलॉक हो जाएगा, इधर जैसे आएगा फिर इंटरलॉक, इधर जैसे आएगा फिर इंटरलॉक हो जाएगा। तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ते रहने के लिए आपको क्या कंटिन्यू एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो जो फोर्स है, ठीक है, वो हमें क्या बताएगी कि कितना स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, कितना स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो फोर्स एक बॉडी को रेस्ट से मूवमेंट में लाने के लिए लगती है वो फोर्स बताती है कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और जो फोर्स हमें एक बॉडी को जो ऑलरेडी मूवमेंट में है उसको मूवमेंट में रखने के लिए, जो लगती है फोर्स, वो हमें बताती है कि कितना ज़्यादा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन सिंपली जब एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए रखना है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब उसको रेस्ट से जो है वो हमें। तो आप हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि क्या होता है गाइस, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा लेस होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है, मतलब ये सरफेस ले लीजिए, जब ये बॉडी जो है इस सरफेस पे मूव कर रही है, तो जो जो उनका चिपकना है ना एक दूसरे के साथ, ये इस बॉडी का इसके साथ चिपकना जो है ये कम होगा। क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि हम उसको कंटिन्यूसली आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चिपकना जो है ये कम हो जाए। तो अगर अगर ये दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ठीक है, अगर ये इंटरलॉक नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये इसी पे रखी हुई है तो क्या भाई, इसको अगर इसी पे रखी हुई है बहुत लंबे समय से, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, फोर्स जो है शुरू में वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो समझ गए आप लोग, फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है हमें, दैट इज़ द कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं और फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फ्रिक्शन एक ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है, और फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे भाई? सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो गाइस एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि जो हम पेन कॉपी पे लिख रहे हैं ना, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर। ठीक है, अब पेपर में कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी। ठीक है, पेपर में कुछ इरेगुलरिटीज़, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो ये क्या है, ये स्याही जो है इरेगुलरिटीज़ में लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका राइटिंग जो है वो पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, वो इंक जो है वो इन इरेगुलरिटीज़ में आएगी, गिरेगी, जिसकी वजह से आपका राइटिंग जो है वो पॉसिबल हो रहा है, आप लिख पाते हैं। तो ये एक फ्रिक्शन का अच्छा है। दूसरी बात, आप जो चल पा रहे हैं गाइस, ठीक है, आप जो चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, या फिर आप जो ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, स्टैंड, नहीं तो आप स्लिप हो जाओगे, या फिर आप भागते हो जब रन करते हो, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ओनली ड्यू टू व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसके बीच में लग रही है? आपके पैरों के बीच में, फीट के बीच में एंड ग्राउंड के बीच में। ठीक है, फीट और ग्राउंड के बीच में। अब बोलोगे कैसे सर? तो जब आप चलते हो तो क्या होता है, आपके बीच में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप जब चलते हो गाइस, आप क्या करते हो, नीचे की तरफ प्रेस करते हो, इंटरलॉक हो जाता है, और फिर क्या होता है, आप फोर्स लगाते हैं और इस इंटरलॉक को जो है वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, आप कहीं पे स्टैंड हो पाते हैं, क्योंकि आपके जो फुट और ग्राउंड के बीच में ये इंटरलॉक हो जाएगा और आप स्टैंड हो जाओगे। ऐसे ही अगर आप किसी स्लीपी जगह पे जाओगे, जैसे कि आइस देखते हो, तो आइस जब होती है ज़मीन पे, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, वहाँ पे जो है बिल्कुल भी इरेगुलरिटीज़ आइस में नहीं होती हैं। आइस बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस होती है, तो उस पर क्या होता है, आपका जो है स्लिप होता है, आप वहाँ पे स्टैंड नहीं हो पाते। ठीक है, क्लियर हो रहा है गाइस? आप समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आपका चलना जो है, जो आप वॉक करते हैं, वो आपका क्या होता है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, सो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आप व्हील्स, है ना, जब आप गाड़ियाँ हैं आपके पास, जब आप उन गाड़ियों को क्या करते हैं, उसमें टर्न लेते हैं,
ठीक है। या फिर आप गाड़ी को रन करते, तो गाड़ी जो है वो रोड पे इसीलिए चल पाती है गाइस क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो गाड़ी कभी भी उस पर रोल नहीं कर पाती, गाड़ी जो है वो क्या हो जाती, स्लिप हो जाती। ठीक है, गाड़ी क्या हो जाती, स्लिप हो जाती। तो कभी भी आप आइस पे अगर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी जो है वो क्या हो जाती है, स्लिप होती है वहाँ पे, गाड़ी वहाँ पे क्या होती है, स्लिप होती है। तो गाड़ी का जो व्हीकल है, व्हीकल में क्या है कि टायर के बीच में और रोड के बीच में जो है वो क्या होता है, हमारी फ्रिक्शन एक्ट करती है। वहाँ पे क्या होता है, ये रोड है और ये हमारा टायर है, तो ये टायर जो है ये क्या होगा, इस रोड के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और फिर फोर्स लगाएंगे तो फिर ये छूटेगा और फिर आगे जाएगा ऐसे। तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इंटरलॉकिंग, और हम फोर्स लगा के उसको छुड़ा रहे हैं तो गाड़ी मूव कर पा रही है। लेकिन अगर देखो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती तो ये टायर जो है ये रोटेट नहीं करता और गाड़ी जो है हमारी जो है वो क्या होती, कम्प्लीटली स्लिप होती। ठीक है, क्या हो जाती, यहाँ पे स्लिप हो जाती, ना कि मूव करती। तो समझ में आ रही। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप एक टायर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये टायर क्या है, ये हमेशा यहाँ पे क्या है, मूव करता रहेगा। ये यहाँ पे क्या है, मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है वो रोक भी सकती है, रुकती भी है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करता रहेगा। ठीक है, सो ये आप समझ गए इंपॉर्टेंट। तो क्या है, फ्रिक्शन जो है हमारी, एक तो काम आती है जब गाड़ियों को रोकना हो, स्टॉप करना हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास जब गाड़ी को टर्न करना हो, मोड़ना हो। ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना हो, दैट इज सेम चीज़। तो हमारा फ्रिक्शन जो है ये यहाँ पे इसका क्या है, फ़ायदा। तो आई थिंक क्लियर है गाइज आपको, अगर कहीं डाउट है तो आप लिख सकते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ जो है आप एडवांटेजेस खुद से ज़रा बताइए लिख के कमेंट सेक्शन में। तो फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है गाइस कि देखो, इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है, जैसे कभी लुक में आपने जो है अपने जूते लगाए होंगे तो देखा होगा कि लुक जो है वो इसके साथ चिपक जाती है, जूते के साथ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मटेरियल जो है वो टूटता है, मटेरियल जो क्या वो टूट जाता है। जैसे आपके शूज़ के सोल जो हैं ये आपके चलने की वजह से क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरलॉकिंग होती है ज़मीन की वजह से। आप इसको ऊपर उखाड़ते हैं और कुछ जो है शूज़ का मटेरियल जो है वो ज़मीन के साथ चिपका रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सबसे पहले ये चीज़ है कि मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, वो जो जितनी भी चीज़ें हमारी वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, मटेरियल का वेयर एंड टेयर हो जाता है, या फिर कोई भी आइटम आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, वेयर आउट मटेरियल्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है गाइस, की हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा जो है हीट। तो हीट जब जनरेट होती है, व्हेन हीट इज जनरेटेड, तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस होता है, क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो अगर हीट जो है वो जनरेट होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप एक मिक्सी में जो है क्या करते हैं, एक मिक्सर को जब आप चलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो मिक्सर जो है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे फ्रिक्शन होता है उस चाकू का, जो भी मटेरियल जिसको वो काट रहा है उसके साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होती है गाइस, एंड दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, अब ये है कि यार फ्रिक्शन को बढ़ाए कैसे और कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो सबसे पहले ये है कि भाई कांटेक्ट बढ़ाओ, है ना। मैंने बोला जैसे कि एक डब्बा है, इसको इस सरफेस पर रख लो, कांटेक्ट बढ़ा लो, तो इनकी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर के क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, सरफेस में रफनेस कर सकते हैं। ठीक है, रफनेस का मतलब क्या है कि टायर देखा होगा आपने, टायर में क्या लगाया होता है, वो ऐसे छोटे 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 कुछ उनमें लगाए होते हैं
ठीक है। टायर बिल्कुल भी ऐसा स्मूथ नहीं होता प्लेन, वो क्यों? क्योंकि उसमें रफनेस क्रिएट की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन हो। और जो हमारा टायर है, इस तरह से आप देख रहे हो उसमें छोटे छोटे निकले होते हैं वो, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, ताकि ज़्यादा ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन हो और गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो। गाड़ी जब हम ब्रेक लगाएं तो टायर जो है वो ग्राउंड के साथ जो है वो ऐसे चिपक जाए, ठीक है, चिपक जाए तो गाड़ी रुक जाए। तो अगर आप ऐसे स्मूथ सरफेस पे भी ब्रेक भी लगाओगे तो फिर भी गाड़ी नहीं रुकेगी गाइस, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे स्लिप होती रहेगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक तो आप रफनेस बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए रफनेस, रफनेस बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरा है कि भैया फ्रिक्शन को कम कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें फ्रिक्शन को। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो है ऑयल लगाया जाता है, ठीक है, ग्रीस लगाई जाती है, इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि ऑयल की एक लेयर बन जाए मटेरियल पे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, एक तरह से स्मूथ हो जाए। क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए। तो अब उसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अब क्या वो चिपकेगा कम, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है कांटेक्ट, है ना, या फिर इरेगुलरिटीज़ कम कर दो, जैसे कि हमने ऑयल वगैरह लगा के किया। कांटेक्ट को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग, है ना, लुब्रिकेंट्स आपने सुना होगा, तो इनको भी यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो व्हील्स आपको पता है गाइस, व्हील जो होते हैं ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं, एक तो कम कर देते हैं, ठीक है। एक कोई ऐसे लंबी चीज़ होगी, अगर आप मान लो ये इस तरह का बॉक्स होगा और जब इसको आपको धक्का लगाना होगा तो यहाँ पे आपको ज़ोर ज़्यादा लगेगा। और अगर आप ऐसे ही इसके नीचे टायर लगा दो, ठीक है, टायर लगा दो और फिर इसको धक्का करो तो यहाँ पे आपको फोर्स जो है वो क्या लगती है, कम। तो एक ऐसी चीज़ में अगर आप देख रहे हो तो इसमें ज़रा सरफेस एरिया जो है ये क्या ज़्यादा टच में आ रहा है। सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा सरफेस एरिया जो है, अगर ज़्यादा चीज़ें टच में होंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। हाउएवर एक टायर में जो है आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना सारा एरिया जो है वो टच में है, बाकी का एरिया जो है वो सारा का सारा टच में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो टायर जो होते हैं, व्हील जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन कम करते हैं क्योंकि कांटेक्ट जो है इसमें लेस होता है, ठीक है। तो क्या करना है, हमेशा जो है आइटम्स को आप क्या करें, स्लाइड नहीं करें, धक्का धक्का दे के ऐसे नहीं घुमाएं, बल्कि इनको रोल करेंगे अगर, तो रोल करने से क्या होता है कि ये आपको कम फोर्स लगती है। हाउएवर अगर आप स्लाइड करेंगे इसको ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो है ज़्यादा फोर्स लगती है। तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज़ को गाइस, हमेशा से, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि, नोटिस किया होगा कि आप जो ये बैग वगैरह एयरपोर्ट वगैरह पे कहीं से कैरी करते हैं, उनके एंड में जो है वो क्या टायर लगाए होते हैं, और टायर जो ईजिली आप उसको जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैग होता और उसमें टायर नहीं होते तो ऐसे घसीट के अगर लेना पड़ता तो देखते आपके वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगती, फोर्स ज़्यादा लगती, प्लस वहाँ पे जो है वो हीट भी जनरेट होती ज़्यादा। तो आप जितनी ताकत लगा रहे हैं वो ताकत जो है आधी तो हीट में भी वेस्ट हो रही है भैया, एनर्जी लॉस। सो खैर दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन गाइस, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड सिंपली आपका क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड इज योर एयर लिक्विड, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि एयर भी कहीं ना कहीं क्या है हमारा, गैस। सो इसमें वाटर होता है जैसे, तो एयर में भी वाटर होता है कहीं ना कहीं, ये भी एक, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो जो हमारी एयर है गाइज, ये भी हमारी क्या करती है, फ्रिक्शन जो है वो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है। और लिक्विड जो है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या करता है। तो फ्लूइड हमारा क्या होता है, हमारी गैसेज और लिक्विड, गैस और लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स
एक्सर्टेड बाय, ये नोट डाउन कीजिए, एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसको कहते हैं ड्रैग। और ठीक है गाइस, तो ये आपको क्लियर है। मोर एवर, तो जब भी किसी लिक्विड में, चाहे वो जैसे वाटर हो, ठीक है, या हमारी गैस हो, तो जब भी कोई आइटम उनमें से मूव करेगी तो ये दोनों क्या है, हमारी गैस और हमारा लिक्विड जो है, ये इन पे क्या करता है, इन पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगाता है। ठीक है, इन पे क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इनकी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इन पे लगती है। सो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगती है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो ये कि उनकी स्पीड कितनी है ना, कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये कितना मूव कर रहा है, और जो हमारा लिक्विड है वो उसकी स्पीड क्या है, वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब हम इन दोनों की स्पीड देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है इस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है इस हमारे फ्लूइड में, तो उस पर भी डिपेंड करेगी। और दूसरा जो है इस ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करेगी कि शेप कैसी है भाई। अगर बिल्कुल ऐसी फ्लैट शेप होगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा ये टच में आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी। अगर कुछ इस तरह की शेप होगी तो देखो यहाँ पे कम टच में आ रहा है सामने से, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स की शेप जो है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है, ताकि जो है हमारा कम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एग्जर्ट की जाए बाय व्हाट, बाय आवर फ्लूइड्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ फ्रिक्शन गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज़ फिर से हम मोशन पे आ जाएंगे। मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको पढ़ना है। तो चलो गाइस फिर से मोशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 9th क्लास में जो है वो मोशन पे हैं। ठीक है, 9th क्लास के फिजिक्स के इस चैप्टर में मोशन वाले में आपको अगर देखना, सबसे पहले आपको बोलना है कि मोशन क्या होता है। तो भैया हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि मोशन इज, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोशन इज द व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोशन जो है अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग वे से, अब ये डिपेंड करता है देखने वाले पे। ठीक है, जो व्यूअर है उस पर डिपेंड करता है कि जो है मोशन जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल क्या है, ये कुछ समझ नहीं आया हमें, चलो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि गाड़ी ले लो गाइस, इस गाड़ी में क्या है, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा जो है वो बाहर से इसको देख रहा है। तो जब वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये बंदा मूव कर रहा है। ठीक है, गाड़ी भी मूव कर रही है और ये बंदा भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसको क्या लग रहा है कि ये गाड़ी भी मूव कर रही है और ये बंदा भी मूव, क्योंकि ये यहाँ पे स्टैंड होकर इसको देख रहा है। लेकिन हाउएवर आप अगर आप गाड़ी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो गाड़ी वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो उसको लगेगा कि भाई वो तो रेस्ट में है क्योंकि वो बैठा हुआ है। ठीक है, गाड़ी में वो बैठा हुआ है, लेकिन ये बंदा जो है ये बंदा चल रहा है। तो कभी इसको ऑब्जर्व करना आप, ये बंदा चल रहा है, ये बंदा तो एक जगह पे खड़ा होता है, लेकिन जब ये ऑब्जर्व करता है तो ये देखता है कि धीरे धीरे ये गाड़ी यहाँ से पास हो जाती है और ये बंदा जो है ये इधर की तरफ मूव हो जाता है। तो इसको लगता है कि ये बंदा जो है ये चल रहा है क्योंकि ये गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अलग अलग बंदों के लिए जो है मोशन जो है वो अलग अलग पॉइंट से देखा जाता है। ठीक है, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ये इधर से जो देख रहा था ये इसका रेफरेंस पॉइंट था, ये यहाँ से जो देख रहा है ये इसका रेफरेंस पॉइंट था। तो जब भी हमें मोशन को स्टडी करना है तो हम किस एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं। इससे आगे आप जाके गाइस जब ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे और आपको क्लियर होगा जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या आएगा भैया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो ये हमें जो है मैथ में भी पढ़ना है और यहाँ पे भी ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गाइस डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली आप जितना भी चल रहे हो भाई, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, जितना भी इधर से दोबारा इधर आए, तो जितना भी आपने ये चला है, जितना भी आपने ये चला हुआ है, ये सारा का सारा जितना भी कवर किया है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो एक्चुअली जो पाथ आपने कवर किया है इधर से लेकर इधर तक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस सिंपली। मगर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है गाइस, जब डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो मान लो ए इधर है, आप इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इधर से इधर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ए पॉइंट पे चले और ऐसे घूम घूम के दोबारा ए पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि भाई आप दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से आपने चलना शुरू किया था। तो अब आपका इधर जो है इन दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिनल फाइनल डेस्टिनेशन। तो जहाँ से आप चले थे और जहाँ पे आके रुके हो, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कम से कम डिस्टेंस, उसी को क्या कहेंगे हम, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस होता है कि कितना चला भाई, सारा का सारा, इधर से लेकर आप चले 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 यहाँ तक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट एक ए है, ये बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, भाई ये देखो कितना घूम के गया। तो इसने मान लो 5 किलोमीटर चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जो है लाइन बनाएंगे, तो ये हमारा 1 किलोमीटर आ जाता है मान लो। तो ये हमारी क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालना है, तो ये जब डिस्टेंस निकालना है, तो दैट इज़ कि इसने टोटल कितना ट्रैवल किया। तो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट गाइस। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको मोशन बता दिया था कि जब कोई इंसान जो है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, एक सेम स्पीड में चल रहा है, मान लो 40 की स्पीड में चल रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूसली उसी में चल रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सिंपली इसका अपोजिट, जहाँ पे जो है स्पीड क्या हो, वेरिएबल हो, चेंज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो रहा होता है, तो वेरिएबल स्पीड हो, ठीक है। सो अब मोशन को मेज़र कैसे किया जाता है, तो सिंपली हमें पता है मोशन को मेज़र करने का तरीका क्या है, मोशन को मेज़र करने का तरीका है स्पीड। क्या है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इज़ द मोशन को मेज़र करने का तरीका। तो स्पीड किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चला, तो वो हमारा क्या होता है, स्पीड है। ये हमने पिछले में लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गाइस, ठीक है। लेकिन जब हम स्पीड में डायरेक्शन भी बताते हैं, क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी, कि भाई ये बंदा जो है ये 40 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है, लेकिन हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि किस तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, या किस तरफ चल रहा है, तो उसको क्या देते हैं गाइस हम, वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमें डायरेक्शन बताती है गाइस। हमने अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या बता रही है, दैट इज डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जब इधर पहुँच गया तो डायरेक्शन तो ज़ीरो ही होगी यहाँ पे, ठीक है। सो जब डिस्प्लेसमेंट हमें देखनी होती है, तो दैट इज डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन, डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन ज़ीरो हो गई क्योंकि दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो हमारा टोटल जो है क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो गई थी। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज द वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी को दूसरा तरीका जो है निकालने का, एवरेज वेलोसिटी, एक फार्मूला है जिसको याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में कितनी वेलोसिटी है, फिर प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो मान लो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब पहले दो किलोमीटर पर आवर थी, फिर और 2 किलोमीटर पर आवर हो रही है, तो ऐसे चेंज होते जा रही है, बढ़ रही है। पहले 40 थी, फिर 2 ऐड किया 42, फिर 44, एक कांस्टेंट रेट में जो बढ़ रही है,
तो इसमें जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो शुरू में कितनी थी, 40 थी, फिर हमने देखना है एंड में कितनी हुई, जैसे कि 48 हो गई है, जितनी भी होगी उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारे पास जो है क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये फार्मूला हमारा वहाँ पे लगता है। ठीक है गाइस, समझ गए, क्लियर है। तो यूनिट क्या होते हैं इनके, यूनिट आप दिमाग में रखना कि इनको मेज़र, क्या स्केल है इनका, किस चीज़ में मेज़र करते हैं, तो सेम ही होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट जो है वो सेम होते हैं। मैंने पिछले में भी बताया था आपको स्पीड का यूनिट कैसे निकालना है। तो ये यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, कितना मीटर पर एक सेकंड में चल रहा है, या फिर किलोमीटर पर आवर, कि कितना किलोमीटर जो है एक आवर में चल रहा है। दिस इज़, ये हमारे जो है वो यूनिट होते हैं गाइस। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो सिंपली गाइस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। स्पीड चेंज हो तो अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन भी उसमें चेंज होगी, तो उसको क्या देंगे हम, क्या, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो जब हमारे किसी भी बॉडी की जो है वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना, ये हमें स्पीड बताएगा। फिर चेंज इन, या फिर इसको वेलोसिटी बताएगा। फिर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो चेंज हो जाती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आपने गाड़ी में देखा होगा एक्सेलरेटर कहते हैं कि एक्सेलरेटर प्रेस करो भाई, एक्सेलरेटर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज लाओ, तो दैट इज बिकम द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया गाइस। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो यूनिट क्या होगा, सिंपली इसका जो है क्या होता है, मीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है, लेकिन टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो कैसे गाइस, कैसे, तो चलो फार्मूला बताते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट, इसको डी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय इधर भी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के नीचे 1, तो ये उल्टा जाएगा तो 1/t बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो होगा 1/t, तो ये बन गया d/t का स्क्वायर, d/t का स्क्वायर। तो ये इक्वल डी का क्या यूनिट होता है, दैट इज मीटर, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट का मीटर यूनिट होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो सेकंड का कितना, स्क्वायर, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पे यूनिट बना दिया किसका, एक्सेलरेशन का। तो यूनिट भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, यूनिट भी याद कीजिए, किया कीजिए। ठीक है, सो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखो यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, जब आपकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट। मतलब ये है आपका कि वेलोसिटी जो है 2 किलोमीटर से बढ़ रही है, फिर 2 किलोमीटर से घट रही है, 4 किलोमीटर से बढ़ रही है, 4 किलोमीटर से कम हो रही है, मतलब इक्वल अमाउंट में जो है वो क्या हो रही है, कम ज़्यादा होती है जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में, इक्वल अमाउंट में हर एक टाइम में। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना वेलोसिटी बढ़ाया आपने, 2 किलोमीटर बाई, ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में कितना बढ़ाया, 2 किलोमीटर बाई, तो मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म। हाउएवर दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी के, हमारा जो अनइक्वल इन, क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज के
नॉन यूनिफॉर्म रेट में जो है वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो मान लो जैसे कि पहले 1 किलोमीटर जो पहले पहले 1 आवर में जो है वेलोसिटी 2 किलोमीटर चेंज हुई, अगले 1 आवर में अब वेलोसिटी 4 किलोमीटर चेंज हो गई। तो अब वेलोसिटी जो है ये क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक नॉन यूनिफॉर्म रेट में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, सो दिस वाज सिंपली हमारा जो है एक छोटा सा मोशन का लेक्चर था। तो इसी के साथ जो गाइस हम लोग जो है ये मोशन का जो है सेकंड वाला ख़त्म करते हैं। इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो है मोशन एंड फोर्स वाला टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो फिज़िक्स का दूसरा कोई टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, कमेंट कीजिए कोई डाउट है, या फिर आप बता दें अगर आप बताना चाहेंगे कहीं पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली लेक्चर जो है वो मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए गुड बाय गाइस, हैव अ गुड डे।